हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्याय क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि न्याय किसे कहते हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिससे मानव अधिकारों की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो जैसा कि डेफिनेशन को पढ़कर ही मालूम हो जाता है कि एक्चुअल में न्याय क्या है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर न्याय एक व्यवस्था को कहा जा रहा है। वो व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था, जिससे लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो उसे दंडित करता है। कौन? कानून। तो कानून उसे क्या कर देता है? दंडित करता है, जिससे दूसरे व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो इन शॉर्ट किसी भी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जिन सिद्धांतों की प्लेटो ने आलोचनाएं की है, जिनको मानने से प्लेटो ने इनकार कर दिया, उन सिद्धांतों को बिल्कुल निरस्त कर दिया। तो वो 3 सिद्धांत जिनकी प्लेटो ने आलोचनाएं की हैं, वो सिद्धांत हैं परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकरण सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं इन तीनों सिद्धांतों के बारे में। नंबर 1, परंपरागत सिद्धांत। यह सिद्धांत पॉलीमार्कस और शिफालस ने दिया है। इस पर इनका कहना है सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यानी कि सच बोलो और दूसरों से उधार लिया हुआ पैसा टाइम पर वापस कर दो, तो वही न्याय है। इस पर प्लेटो ने आलोचना करते हुए कहा कि सच बोलकर देश की गुप्त बातें बता देना तो अन्याय है। और दूसरी चीज़, अगर किसी ने हमसे पैसा उधार लिया है और बाद में उसके मन में लालच आ गया, तो यहाँ पर ये सिद्धांत निरस्त हो जाता है। पॉलीमार्कस और शिफालस ने एक सिद्धांत और दिया कि मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो इस पर प्लेटो ने आलोचना करते हुए कहा कि मित्र और शत्रु का क्या पता, भाई दोस्त के भेष में कोई दुश्मन भी तो हो सकता है। आप किसी के व्यवहार से नहीं बता सकते कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन, और ये तो आजकल देखने को भी मिलता ही रहता है। तो प्लेटो ने इन दोनों ही सिद्धांतों को गलत ठहरा दिया। आई होप आपको मैं ये अच्छे से समझा पाई होंगी। तो चलिए चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जो है क्रांतिकारी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को थ्रेसिमैक्स ने दिया है, जिनका कहना है शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहूँगी कि थ्रेसिमैक्स बोलते हैं शक्ति ही सत्य है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पॉलिटिकल लीडर ले लेते हैं, तो उसके पास क्या है? पैसा और पावर, दोनों चीज़ें हैं। तो जो गरीब या नीचे तबके के लोग होंगे वो उसके विरुद्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा, पावर, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन पावर्स का मिसयूज़ करके उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। तो जो नीचे तबके के लोग होंगे वो उससे डरेंगे, है ना। तो थ्रेसिमैक्स के अनुसार क्या हो गया? शक्तिशाली होना ही न्याय है। जबकि प्लेटो इसकी आलोचना करके इनके विरुद्ध बोलते हैं कि शासन तो एक कला है, जो शासक है उसका काम है लोगों के कष्टों को दूर करना, उनके हितों के लिए कार्य करना, क्योंकि अन्याय कभी भी न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। फिर चाहे आप उसे किसी भी नज़रिए से देख लो, वह अन्याय है तो अन्याय ही रहेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर, जो है कार्यकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को ग्लाउकन ने दिया है और उसमें कहा है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई सार्वभौमिक नियम न होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं। यानी कि ग्लाउकन ने न्याय को एक कृत्रिम वस्तु माना है, जिसका आधार उसकी निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं। तो इस पर प्लेटो का कहना है कि न्याय
समझौते पर आधारित कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि इंसान की आत्मा का आंतरिक कोण है। न्याय को डर तथा शक्ति से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेटो का मतलब है कि न्याय इंसान के स्वभाव में होता है, उसकी आत्मा, उसके मन में होता है, जो डरा के, धमका के या ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्लेटो ने इन तीनों धारणाओं को उचित तर्क देकर गलत ठहरा दिया। तो हमने जान लिया कि प्लेटो ने पहले के जो विचारक थे उनके सिद्धांतों की कैसे आलोचनाएं की। आइए अब जानते हैं कि प्लेटो ने अपने शब्दों में न्याय को कैसे वर्णित किया है। न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव की आत्मा की उचित व्यवस्था तथा मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यानी कि यहाँ पर प्लेटो का मतलब है कि जो न्याय है वो इंसान के अंदर ही है, उसके मन में, आत्मा में, स्वभाव में, उसके आचरण में है। कुल मिलाकर प्लेटो के लिए न्याय एक गुण है जो मनुष्य के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मनुष्य के स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। आगे प्लेटो ने न्याय को दो रूपों में वर्णित किया है। पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित। तो चलिए अब आगे इनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम व्यक्तिगत रूप की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से प्लेटो का मतलब व्यक्ति के गुणों से है, जो मानव की आत्मा में तीन तत्व या आप कह सकते हो कि जो गुण पाए जाते हैं उनसे है। तो वो गुण हैं विवेक, साहस और तृष्णा। प्लेटो कहते हैं जब ये तीनों गुण इंसान के दिमाग में एक उचित अनुपात में होंगे तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। इन्हीं तीनों के उचित संबंध से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। यहाँ पे प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के अंदर तीन गुण पाए जाते हैं। विवेक यानी बुद्धि, दिमाग, साहस यानी हिम्मत, उत्साह, बहादुरता और तृष्णा यानी भूख, लालसा, उत्सुकता या लालच। ये तीनों गुण मनुष्य के दिमाग में एक ठीक बैलेंस में होने चाहिए, तभी वो इंसान न्याय का पालन कर सकता है। और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित। तो इसके लिए प्लेटो का कहना है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। यानी कि राज्य किसी पेड़ या चट्टान में से नहीं निकले, बल्कि जो लोग राज्य में निवास करते हैं उन्हीं के दिमाग और कौशल के परिणाम हैं। इसके लिए भी प्लेटो ने तीन गुण बताए हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने इन तीनों गुणों को व्यक्तिगत गुणों से संबंधित बताया है। उनका मानना है कि इन वर्गों का निर्धारण व्यक्तिगत तत्वों की प्रधानता के आधार पर होता है। यानी कि प्लेटो ने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को जो व्यक्तिगत गुण हैं उनके पूरक बताया है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्लेटो ने इन तीनों गुणों को आपस में कैसे संबंधित बताया है। फर्स्ट है शासक वर्ग। तो शासक वर्ग को प्लेटो ने यहाँ पर विवेक की प्रधानता या शासन संचालक माना है। यहाँ पर प्लेटो का मानना है कि इंसान के पास विवेक, बुद्धि होगी तभी वह शासन कर सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास बुद्धि या दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता तो वह शासन नहीं कर सकता। तो दूसरा है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग को साहस की प्रधानता या रक्षा का दायित्व दिया है। इस पर प्लेटो का कहना है कि बिना साहस, बिना बहादुरता के सैनिक कभी भी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए सेना में साहस होना आवश्यक है। तीसरा और आखिरी वर्ग है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने तृष्णा, आर्थिक व भौतिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रतीक माना है, क्योंकि यदि उत्पादकता नहीं होगी तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो का मानना है कि राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक तत्व यानी कि राज्य में रह रहे सभी लोग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार चलें और धर्म का पालन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शासक वर्ग है वो बिना स्वार्थ के लोगों के हितों के लिए कार्य करे और उनके अधिकारों की रक्षा करे। जो सैनिक वर्ग है
वो देश की सीमाओं की निस्वार्थ रक्षा करें और जो उत्पादक वर्ग है वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित सामग्री पैदा करे ताकि उपभोक्ता की आवश्यकता में कोई भी कमी ना आने पाए और एक संतुलन बना रहे। जब ये तीनों तत्व ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। तो प्लेटो का यही मानना है कि व्यक्ति का निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।